हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में केवीएस पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये है पार्ट 1। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम केवीएस पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको केवीएस का सिलेबस पता होना चाहिए। मैंने आपको टेलीग्राम पे केवीएस का सिलेबस ऑलरेडी भेज दिया है। अगर आपने ध्यान से सिलेबस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि केवीएस पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अकाउंटेंसी और सेकंड है बिजनेस स्टडीज़। तो आज मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो बिजनेस स्टडीज़ से ही रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बुक्स भी बताऊंगा कि कौन से बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बुक रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं, यानी कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए फॉर बिजनेस स्टडीज़। आपको क्लास 11th और 12th की बुक पढ़नी है। डिटेल में जितना डिटेल में पढ़ सको उतना डिटेल में आप उसको पढ़ो। अगर आप बुक परचेस कर सकते हो तो मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूँगा। बिजनेस स्टडीज़ बाय पूनम गांधी, ये क्लास 11th और 12th की बुक आप परचेस कर सकते हो। अगर आप बनारस से बिलोंग करते हो तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बुक ले सकते हो बाय ओपी राय सर, ये बीएचयू के प्रोफेसर हैं। इनकी बुक आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बुक परचेस नहीं कर सकते हो तो आप एनसीईआरटी की बुक रेफ़र कर लो, उसको डाउनलोड कर लो और फ्री में आसानी से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उससे नोट्स बना के पढ़ सकते हो। तो ये था बुक रिकमेंडेशन। अब आते हैं क्वेश्चन और टॉपिक पे। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज। आपको बताना है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत सारे वेरियस इंग्रेडिएंट को कंबाइन करती है एक नया प्रोडक्ट बनाने में, इसे कौन सा इंडस्ट्री कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो टर्म है इसको समझ लो। इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है, जैसे अगर आप चाय बनाते हो तो आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगेंगे, जैसे दूध, चीनी, चाय पत्ती और कभी-कभी पानी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिससे मिला के ही आपने एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, यानी आप चाय बनाते हो। तो आपको बताना है कि एक कौन-सा ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज से। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आपने खुद से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है और टर्शरी इंडस्ट्री होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री होता है जिसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं इसी को हम 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, और किस बेसिस पे करते हैं वो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ ऑपरेशन। मेथड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, जो आपके ऑप्शन में भी दिया गया है। एक-एक करके सारे इंडस्ट्रीज़ को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है एनालिटिकल। एनालिटिकल जो टर्म है वो आया है एनालिसिस से। तो आप एनालिसिस कैसे करते हो, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपको केवीएस पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपने सिलेबस देख लिया, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। अब बिजनेस स्टडीज़ में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, बैंकिंग, फिनांस, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। तो आप उसमें से मैंने एक टॉपिक चुन लिया बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिज़नेस मैनेजमेंट में भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, बहुत सारी चीज़ें। कोई एक चीज़ मैंने चुन लिया। तो हम एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एक एक बड़े से चीज़ों को हम छोटी-छोटी कैटेगरीज़ में डिवाइड करके उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी सेम होता है कि हम कोई एक मटेरियल ले लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, और उसमें जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं और उससे
एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एरो ध्यान रखना, ये बाहर की तरफ एरो होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी क्या है? ये एक एनालिटिकल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है? जब हम सेम मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं और उससे एक नया चीज़ बनाते हैं। जैसे ऑयल रिफाइनरी क्या है? एक ऐसी फैसिलिटीज़ है जिससे हम क्या करते हैं कि जो भी क्रूड ऑयल होता है, इससे हम बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे गैसोलीन, केरोसिन या फिर जेट फ्यूल एक्सेट्रा। ये एरो ध्यान रखना। नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हम वेरियस इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखो, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हमने लिया और उससे एक नया प्रोडक्ट बना दिया। इसे हम बोलेंगे सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे सीमेंट, आप घर बनाते समय इसका इस्तेमाल करते हो सीमेंट का। तो सीमेंट कैसे बनता है? बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और भी दूसरे इंग्रेडिएंट हैं। ये सारी चीज़ें मिला के हम सीमेंट को बनाते हैं। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होता है? विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? सीमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम किसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सक्सेसिव स्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये टर्म ध्यान रखना, सक्सेसिव। सक्सेसिव का क्या मतलब है कि एक सीक्वेंस होगा, लेकिन ये जो सीक्वेंस है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए। हम एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन ये अनइंटरप्टेड होता है, यानी इसको हम इंटरप्ट नहीं कर सकते और इसको फॉलो करके ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे शुगर एंड पेपर, इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू बनाया जाता है। लास्ट है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल कार, बाइक, टीवी, कंप्यूटर, ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री के। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन, कीबोर्ड, एसएसडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों को मिला के, जैसे कार भी देख लो, उसमें टायर, विंडशील्ड होता है, स्पीकर होता है, जीपीएस होता है, खिड़की, दरवाजे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको हम कंबाइन करके, उनको हम असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो वेरियस इंग्रेडिएंट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाता है? तो वो है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ध्यान से पढ़ना है। अगर आप बोलोगे तो मैं इंडस्ट्री पे एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस होगा और आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ करेक्ट? आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे कह रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, केवीएस पीजीटी कॉमर्स में मैंने देखा है कि ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल नेचर का नहीं है, बल्कि एनालिटिकल नेचर का है। यानी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। तो बोला तो गया है आपको कि 11th-12th पढ़ना है, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए। तो आप ऊपर-ऊपर से पढ़ के बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि ऊपर-ऊपर से पढ़ के जाओगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। आपको इन डेप्थ जाके पढ़ाई करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये टॉपिक जो है वो पूछ लिया गया है आपसे पर्सनैलिटी से। ये क्वेश्चन आपको पर्सनैलिटी टॉपिक से पूछ लिया गया है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक है। आपको 11th-12th में ये टॉपिक नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको पढ़ लेनी है। तो आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं।
स्टेटमेंट 1 कह रहा है पर्सनैलिटी नेवर चेंजेस। नेक्स्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज अ पर्सनैलिटी डायमेंशन दैट कैरेक्टराइज समवन इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, sensitivity and curiosity. Personality is the sum total of ways in which individual reacts to others but does not interact with others. Last statement है the fit between personality type and occupational environment does not determine turnover. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पर्सनालिटी क्या है। फर्स्ट है विराट कोहली और नेक्स्ट है धोनी। दोनों अलग अलग पर्सनालिटी के एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है। विराट कोहली काफ़ी एग्रेसिव हैं और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो काफ़ी कूल हैं, काम रहते हैं हमेशा। तो पर्सनालिटी क्या है? एक पर्सन की आउटर अपीयरेंस है, यानी वो बाहर से देखने में कैसा है। जैसे विराट कोहली काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो ये उनकी आउटर अपीयरेंस है, और साथ ही साथ वो अंदर से कैसे हैं। और हम जो भी आउटर मेजरेबल ट्रेट्स हैं, यानी जो भी बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। हम पर्सनालिटी में ये देखते हैं कि एक पर्सन किस तरीके से दूसरों से इंटरैक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। तो पर्सनालिटी इज अ टोटल ऑफ अ पर्सन्स आउटर अपीयरेंस, his or her inner and outer measurable traits, that is the characteristics, and the way in which he or she interacts with other in different situation. पर्सनालिटी ये हमें बताती है कि एक पर्सन अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से दूसरों से इंटरैक्ट करता है, किस तरीके से दूसरे से वो रिएक्ट करता है, बात करता है, और यही उसकी पर्सनालिटी है। तो अब वापस से सारे स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट है पर्सनालिटी नेवर चेंजेस। देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको नेवर या फिर ऑलवेज आ जाए तो आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके सारे स्टेटमेंट्स को पूरी तरीके से बदल सकती हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि पर्सनालिटी नेवर चेंजेस। हमने पढ़ा है कि पर्सनालिटी जो होती है एक पर्सन की, जनरली स्टेबल होता है, स्टेबल होता है और कंसिस्टेंट होता है। ये मैंने आपको पर्सनालिटी वाले वीडियो में आपको समझाया था कि एक पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है वो जनरली स्टेबल और कंसिस्टेंट होती है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन जो होती हैं वो इसको चेंज भी कर सकता है। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। हो सकती है चेंज, लॉन्ग टर्म में हो सकती है, लेकिन वो जो चेंजेस है वो स्लो चेंज होगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि किसी मैच में एम्पायर ने बहुत ही गलत डिसीजन दिया हो, तो वो गुस्सा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कूल ही रहेंगे, उनको भी गुस्सा आता ही होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जो ये बोलता है कि पर्सनालिटी नेवर चेंजेस। पर्सनालिटी चेंज हो सकता है, और ये चेंज जो है वो स्लो चेंज होगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज अ पर्सनालिटी डायमेंशन। ओपननेस टू एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि अनुभव प्राप्त करने के लिए हर एक पर्सन जो है वो तैयार होता है, और यही पर्सनालिटी का एक डायमेंशन है या फिर एक पार्ट है। हम सभी एक नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने झूले पे कभी नहीं झूला है तो हम वो चीज़ नहीं करना चाहेंगे, हम उसको ओवरकम भी करना चाहेंगे। हम हो सकता है कि बंजी जंपिंग करना चाहें। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार रहना पर्सनालिटी का एक डायमेंशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और मैंने आपको पर्सनालिटी वाले लेक्चर में यही बताया था कि पर्सनालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। पर्सनालिटी जो है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का ही रिजल्ट है। इसीलिए हम अनुभव प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और यही एक पर्सनालिटी का डायमेंशन भी है। तो जो स्टेटमेंट बी है वो बिल्कुल सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू अदर। देखिए, यहाँ तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बट डज नॉट इंटरैक्ट विद अदर, ये गलत है, क्योंकि इंटरैक्ट करता है। पर्सनालिटी यही तो बताता है कि आप दूसरों से किस तरीके से इंटरैक्ट करते हो, किस तरीके से रिएक्ट करते हो, यही तो बताता है। हर एक सिचुएशन में हो सकता है कि किसी नॉर्मल सिचुएशन में धोनी बहुत ही काम हो,
हो सकता है सेम सिचुएशन में, जैसे शतक मारने पे धोनी बहुत ही काम रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि विराट कोहली शतक मारे तो वो एग्रेशन दिखाएं। तो यही तो पर्सनालिटी है। तो स्टेटमेंट सी जो है वो इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द फिट बिटवीन पर्सनालिटी टाइप एंड ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट डज नॉट डिटरमाइन टर्नओवर। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी टाइप और ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट जो है वो टर्नओवर डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। पर्सनालिटी टाइप का क्या मतलब है? आपने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप ए पर्सनालिटी कौन है, टाइप बी पर्सनालिटी के लोग कौन हैं, कौन इंट्रोवर्ट होता है, कौन एक्सट्रोवर्ट होता है, कौन प्रोएक्टिव पर्सनालिटी का है, कौन रिएक्टिव पर्सनालिटी का है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि पर्सनालिटी जनरली अफेक्ट द परफॉर्मेंस। पर्सनालिटी आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो पर्सनालिटी टाइप और ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्शन या फिर टर्नओवर जो है वो डिटरमाइन करती है। तो यहाँ पे बोला है डज नॉट डिटरमाइन, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है टाइप्स ऑफ लीडर्स से। देखिए टाइप्स ऑफ लीडर पे भी मैंने वीडियो बना लिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गिव पर्सनल अटेंशन, ट्रीट ईच एम्प्लॉय इंडिविजुअली, कोचेस, एडवाइसेस। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इंटरवेंस ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। सी है इज विलिंग टू टेक ऑन हाई पर्सनल रिस्क, इंकर हाई कॉस्ट। लास्ट है प्रोमिसेस रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस, रिकॉग्नाइजेस अकम्पलिशमेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है उसे हम बोलते हैं चेंज एजेंट। यानी कि जब हमें ड्रास्टिकली कोई चीज़ चेंज करना होता है, कोई बदलाव करना होता है, किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। धोनी जब टीम में कैप्टन बने तो उस समय जो फिटनेस लेवल था, तो जब धोनी आया तो इंडियन प्लेयर की जो फिटनेस लेवल थी वो बहुत ख़राब थी, तो उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है? वो एक चेंज एजेंट होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। अब सबॉर्डिनेट्स को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है वो देख लो। अब हो सकता है कि जो भी सबॉर्डिनेट्स की जो वैल्यूज़ हों वो अलग हों या सही ना हों, तो उसको चेंज करता है, उनकी बिलीव्स को चेंज करता है, उनके नॉर्म्स को चेंज करता है, और कई बार उनकी नीड्स को भी चेंज करने का या ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं वो तब ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, जब ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशन या सिचुएशन है वो वोलेटाइल हो, यानी कि वो सही ना हो या फिर एबनॉर्मल सिचुएशन हो। जब ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत हो तब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का रोल आता है। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं वो विजनरी होते हैं, ज़्यादातर जो वैल्यू ड्रिवन होते हैं, करेजियस होते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर होते हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करना पसंद करते हैं, और वर्ड से वर्ड सिचुएशन में वो अपने आप को कूल और काम रखना चाहते हैं, और कई बार रखते भी हैं। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। अब आइए सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। गिव पर्सनल अटेंशन, ट्रीट्स ईच एम्प्लॉय इंडिविजुअली, कोचेस, एडवाइसेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हर एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली ध्यान देता है, उसके साथ पर्सनली कांटेक्ट करता है, उनको इंडिविजुअली ट्रीट करता है, उन्हें कोचेस देता है यानी उनको सिखाता है, चीज़ों को बताता है, और ज़रूरत पड़ने पर उनको सलाह भी देता है। बाकी स्टेटमेंट को भी एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। इंटरवेंसेस ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज विलिंग टू टेक ऑन हाई पर्सनल रिस्क, इंकर हाई कॉस्ट, ये भी नहीं है। प्रोमिसेस रिवॉर्ड फॉर अ गुड परफॉर्मेंस, रिकॉग्नाइजेस अकम्पलिशमेंट, ये भी नहीं। जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ए। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज ट्रू। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है
और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। मैं चारों स्टेटमेंट आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशन। बी है मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड अ 2 tier एक्टिविटी। नेक्स्ट है प्लानिंग कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द प्लान। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ टर्म्स दे दिए गए हैं जैसे मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। इस टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो बेसिकली आपको मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। तो चारों स्टेटमेंट्स को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि मैनेजमेंट सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन नहीं मानते हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सबसे पहले प्रोफेशन का कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर। तो आप जानते हो कि प्रोफेशन जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर, टीचर ये प्रोफेशन में आते हैं, तो इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, यानी सब लोग प्रोफेशन में नहीं आ सकते। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन है एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इसकी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तभी आप डॉक्टर होगे। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपने नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हो या फिर आपके केस में केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया हो तभी आप टीचर बन सकते हो। तो लेकिन मैनेजमेंट में आप देखो कि कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी पर्सन को एज अ मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो। आप रिलायंस जियो का एग्जांपल ले लो, मुकेश अंबानी अपने लड़के को बना सकते हैं या फिर कोई भी बिजनेस इंडस्ट्रीज की बात करो तो कोई भी अपने लड़के को मैनेजर बना सकता है या किसी भी अदर पर्सन को भी बिजनेस एंटरप्राइज का मैनेजर बना सकता है। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो यहाँ पे सही बात लिखा गया है कि मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशन। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड अ 2 tier एक्टिविटी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो 2 tier नहीं बल्कि 3 tier एक्टिविटी होता है। यानी टीयर का क्या मतलब है? लेवल्स। 3 लेवल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही पढ़ी होंगी। स्टेटमेंट सी देख लेते हैं, प्लानिंग कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। ये इनकरेक्ट है, प्लानिंग प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कभी भी नहीं कर सकता। फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी है उसको कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। तो सी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द प्लान। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग नहीं है बल्कि ये प्लानिंग फंक्शन है। प्लानिंग करते समय हम एग्जामिन करते हैं कि हमें क्या करना है। आप जैसे केवीएस टीचर बनना है आपको, ये आपको पहले से ही पता है कि आपको केवीएस पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम 2023 में क्रैक करना ही करना है। तो आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करते समय आप एग्जामिन करोगे ना कि आपको कौन कौन सा काम करना है। जैसे आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है और उस काम को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्स की आवश्यकता है ये भी तो आप समझोगे। तो आपने समझ लिया कि ठीक है सर, आपने ये बुक बताई है, ये बुक मैं खुद से पढ़ूंगा और आपकी वीडियोस देखूंगा तो हो सकता है कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या किसी भी टीचर का जिससे भी आपको समझ में आता हो उसका आपको देखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्लानिंग फंक्शन एग्जामिन करता है एक्टिविटीज़ को और फ्यूचर में आपको क्या करना है, उस काम को करने के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज की आवश्यकता है, ये प्लानिंग बताता है, न कि ऑर्गेनाइजिंग। तो आप पूछोगे सर ऑर्गेनाइजिंग क्या है फिर? ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करता है।
ये वर्ड ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जैसे आप सभी कॉलेज गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक वीसी होता है, फिर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होता है, उसमें एचओडी होता है, डीन होता है, प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, उसका हेड होता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, मतलब एक हायरार्की होता है ना। आप सिंपल टर्म्स में समझो कि कौन किसी पर्सन का सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट्स हैं। ये जो रिलेशनशिप है, ये एस्टैब्लिश करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको किसको रिपोर्ट करना है? ऑर्गेनाइजिंग में हम यही करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं और एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, ताकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं उसको हम अकम्प्लिश कर सकें, उसको प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद है आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। जब मैं डिटेल में ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ फॉल्स? फिर से आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको इस बार फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पिछले वाले में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना था, इस वाले में आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। सारे स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। बी है डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट कंसीडर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। लास्ट है स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी बेसिक टर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। तो अगर आपको ये बेसिक टर्म के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। फिर भी मैं चारों स्टेटमेंट्स को एक बार इवेलुएट कर लेता हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। कंट्रोलिंग क्या है? ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, बेसिकली लास्ट फंक्शन है, जो कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर देते हैं। उसके बाद हम एक एक्चुअल परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम कंपेयर कर लेते हैं और जो भी डेविएशन आता है, जो भी कमी होता है, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। यही है कंट्रोलिंग फंक्शन शॉर्ट में। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से काम को करें। तो स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट कंसीडर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं और हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें भी एलोकेट करना होगा, ताकि जो भी हमारा स्पेसिफिक प्लान है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको हम फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट कंसीडर, तो ये कंसीडर होगा। ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं और जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो रिसोर्सेज हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको वो फुलफिल कर सकें। लास्ट है स्टाफिंग, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये स्टाफिंग है, बहुत ईजी है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ अ ह्यूमन कॉज फॉर बिजनेस रिस्क? अब यहाँ पे आपको बिजनेस रिस्क से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो हो वो बिज़नेस पे ही बनाऊँ, बिज़नेस जो टर्म है उस पे बनाऊँ, बिज़नेस रिस्क क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्योंकि बिज़नेस से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो बिज़नेस टर्म पे ही बना दूँ, मैं आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज दूँ बिज़नेस टर्म के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बिज़नेस टर्म पे बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है विच वन इज़ अ ह्यूमन कॉज फॉर बिजनेस रिस्क। आपके ऑप्शन है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस लाइक फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर,
हैवी रेन्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया गया है कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क से, यानी कि बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो 4 कारण हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेस, सेकंड है ह्यूमन कॉजेस, थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेस और लास्ट है अदर कॉजेस। सारे टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। पहले आप जान लो कि कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है, कि बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज हैं, ह्यूमन कॉजेज हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हैं और अदर कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं नेचुरल कॉजेज की, यानी कि कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क हो। आप सभी जानते हैं कि नेचुरल जो कॉजेज है, यानी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन पे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फ्लड, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाना, लाइटनिंग, बिजली कड़कना, हैवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, या फिर फेमाइन। फेमाइन का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना। तो ये कुछ एग्जांपल हैं नेचुरल कॉजेज़ की। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज़। बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है, जिन्हें हम ह्यूमन कॉजेज़ के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। जैसे डिसऑनेस्टी, जो भी एम्प्लॉय हैं वो ईमानदार ना हो, लापरवाही यानी केयरलेसनेस, या फिर नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, या फिर स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, या फिर मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल हैं ह्यूमन कॉजेज़ की। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ की। बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है और उन्हें हम इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। जैसे गुड्स की जो डिमांड है वो चेंज हो जाना, यानी कि जो डिमांड है गुड्स की वो कम हो जाना, कंपटीशन आ जाना, कंपटीशन की वजह से हो सकता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके वजह से हो सकता है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जैसे इंटरेस्ट रेट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाना, या यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया उसकी वजह से हो सकता है। अगर जो भी ड्यूज़ हैं वो अगर पे नहीं हुए हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं, वो कमी हो जाए उसमें, उसकी अनसर्टेनिटी हो, तो उसकी वजह से भी हमें जो रिस्क होता है उसे हम इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। लास्ट है अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ में हम अनफॉर्सीन इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं, जो भी आकस्मिक जो घटनाएं हैं उनको इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, जिसके वजह से फ्लक्चुएशन होता है एक्सचेंज रेट में। अगर एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो ये अदर कॉजेज़ के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क में मैंने आपको बताया नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और अदर कॉजेज़। तो एक बार सारे स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस लाइक फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, ये आपके अदर कॉजेज़ में आएगा, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ ड्यूज़, तो ये आपका इकोनॉमिक कॉजेज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, ये आपका ह्यूमन कॉजेज़ में आ जाएगा। लास्ट है हैवी रेन्स, ये आपका नेचुरल कॉज में आ जाएगा। तो आपसे पूछा है ह्यूमन कॉज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर। ध्यान रखना कि हो सकता है कल को आपको इकोनॉमिक कॉजेज़ पूछ दे या फिर नेचुरल कॉजेज़ पूछ दें, तो आपको कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं बिजनेस जो टर्म है
इस पे एक इन डेप्थ वीडियो लाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फीचर या विशेषताएं नहीं। सारे स्टेटमेंट्स को एक बार मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। नेक्स्ट है इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट है इट कंसीडर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल्स। तो सबसे पहले ये जो टर्म है कोऑर्डिनेशन, ये समझ लेते हैं। आपने डांस देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो भी डांसर हैं वो कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, यानी कि वो एक सिंक में रहते हैं, सिंक्रोनाइज रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो इंश्योर करता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ग्रुप वर्क जो है वो सिंक में हो। मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स वर्क, ये दो चीज़ों के बीच में सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यही कोऑर्डिनेशन है। अब सारे स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम जो है वो किसी एक का नहीं होता बल्कि सारे मैनेजर का होता है, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे एचआर मैनेजर हो, चाहे कोई भी मैनेजर हो, उन सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बैठाएं। थर्ड है इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का सार कहा जाता है, एसेंस कहा जाता है, यानी वो ऐसा पार्ट है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कई बार आपसे पूछा गया है। आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा ये जो इट है वो क्या है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, अलग अलग आपके सामने ऑप्शन दे देगा। इवन कंट्रोलिंग भी आपको ऑप्शन दे के कन्फ्यूज़ करेगा। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो प्रबंध का सार कहा जाता है। इसे आप मैनेजमेंट से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। तो ऊपर के जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ कोऑर्डिनेशन। लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट कंसीडर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी कंसीडर करता है और इंडिविजुअल गोल्स को भी कंसीडर करता है। तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिस्मेटिक लीडर। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करिस्मेटिक लीडर्स का एग्जाम्पल, करिस्मेटिक लीडर की विशेषताएं। तो यहाँ पे आपने फिर देखा कि यहाँ पे आपसे टाइप्स ऑफ लीडर से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ लेना। ऑप्शन देख लेते हैं। एब्डिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अवॉइड मेकिंग डिसीजंस, intervenes only if standards are not met, engages in behaviors that are perceived as novel, watches and searches for deviation from the rules and standards, take correct actions। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि करिस्मेटिक लीडर कौन होता है। ये जो वर्ड है ना करिस्मेटिक, ये बना है करिश्मा वर्ड से, जिसका मतलब है पावर टू इंस्पायर, जिसके पास पावर हो दूसरों को प्रेरित करने के लिए, या फिर इसको बोलते हैं डिवाइन पावर। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को हम एक करिस्मेटिक लीडर कह सकते हैं। अब करिस्मेटिक लीडर क्या होता है? करिस्मेटिक लीडर वो लीडर होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके थ्रू वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है। इंस्पायर करता है, ये वर्ड ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया कि करिश्मा जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? पावर टू इंस्पायर, पावर टू इंस्पायर। तो करिस्मेटिक लीडर ऐसा लीडर होगा जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज़ होंगी, जिसके थ्रू
वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करेगा, ठीक है, तो उसे हम करिस्मेटिक लीडर कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ याद रखना जो कि मेरे ख्याल से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एक पर्सन है जिनका नाम है रॉबर्ट जे हाउस। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है 1976 थ्योरी ऑफ करिस्मेटिक लीडरशिप। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 थ्योरी ऑफ करिस्मेटिक लीडरशिप, ये बुक लिखी है रॉबर्ट जे हाउस ने, और इसमें इन्होंने करिस्मेटिक लीडर के बारे में बताया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आइए सारे स्टेटमेंट्स को इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एब्डिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड मेकिंग डिसीजंस। एब्डिकेट्स का क्या मतलब है? गिव अप करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को गिव अप कर दो और डिसीजन मेकिंग करना यानी निर्णय लेना अवॉइड करो, बंद कर दो। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भी करिस्मेटिक लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ता नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी करता है। नेक्स्ट है इंटरवेंस ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। ये भी स्टेटमेंट इररिलेवेंट है। नेक्स्ट है इंगेजेस इन बिहेवियर दैट आर परसीव्ड एज नॉवेल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉवेल मतलब क्या है? समथिंग न्यू। तो जो करिस्मेटिक लीडर होता है वो ऐसे बिहेवियर में एंगेज होता है जो कि उसे लगता है कि कुछ नया है। नेक्स्ट है वॉचेस एंड सर्चेस फॉर डेविएशन फ्रॉम द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स टेक करेक्ट एक्शन। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे पूछा है विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिस्मेटिक लीडर, तो वो है सी। तो एट्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चारों स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है द ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप से क्वेश्चन पूछा गया है और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से पूछा गया है, जिसे हम HUF भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप पे और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों पे वीडियो बना लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब एक बार चारों स्टेटमेंट को इवेलुएट कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी अलग से लॉ या कानून नहीं बनाया गया है। जैसे पार्टनरशिप के लिए अलग से एक एक्ट बना दिया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया गया है। उस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी अलग से कानून नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ओनर होता है सोल प्रॉपर्टीशिप का, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, न कि लिमिटेड। और अनलिमिटेड का क्या मतलब है कि अगर उसने कोई डेट ले रखा है तो उस डेट को रीपे करने के लिए उसके पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल बाय ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, वो कंट्रोल होता है सिर्फ और सिर्फ कर्ता के द्वारा। जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो कर्ता होता है वही उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अनलिमिटेड। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, इसको नोट कर लेना। और जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड।
और जो मेंबर हैं इन्हें हम बोलते हैं को पार्टनर्स। इन्हें हम बोलते हैं को पार्टनर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ई बिजनेस का बेनिफिट या एडवांटेज नहीं। आपके ऑप्शन है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कन्वीनियंस, पर्सनल टच या फिर ग्लोबल रीच। एक बार सारे ऑप्शंस को इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, सपोज कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन अपना फूड डिलीवरी करते हो, जैसे मतलब हो सकता है कि फिजिकली जो कस्टमर है वो आपके घर ना आए बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर करके बर्गर आपके यहाँ से खा लें, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो पूरा ही होगा। या तो आप स्टोर पे जाके बर्गर खाओ या ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, आपको तो मतलब है बर्गर से। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ई बिजनेस में होता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। बायर के लिए कन्वीनियंस है, आसानी से जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। तो ई बिजनेस में ग्लोबल रीच होती है, आप कहीं पे भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लास्ट है पर्सनल टच। तो ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं होता है, तो ये बेनिफिट नहीं। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पर्सनल टच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। तो ये था केवीएस पीजीटी कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।